हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न 1 मूवी को। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे आपकी पसंदीदा मूवीज को एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन ऐसे ही मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जिनका नाम रिची और हैली होता है, वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिची जैसे ही ऊपर पहुंचता है, उसे अपने सामने गंदी पानी से भरी हुई एक नदी दिखाई देती है और रिची हैली को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है। यहाँ पर हैली का पाव क्लाइंबिंग करते वक्त चट्टान खिसकने की वजह से फिसल जाता है, जिस वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। पर वो अपने आप को संभालते हुए हवा के बीच में ही लटक जाती है और फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है। हैली रिची को मदद के लिए पुकारती है, पर रिची को सामने ना देखकर हैली परेशान हो जाती है। तभी अचानक हैली के चेहरे पर ऊपर से खून की कुछ बूंदें आकर गिरती है। ऊपर देखने पर हैली देखती है कि रिची को कोई उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे हैली काफी डर जाती है। इससे पहले कि हैली कुछ समझ पाती, कोई उसे काफी तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। डर के मारे हैली अपनी रस्सी काट देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, जहाँ उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है। उसी दौरान हैली को पहाड़ों की कुछ झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है, जिसे देखकर हैली अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है। तभी उसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है, जो असल में एक ट्रैप था। तभी उसे कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। तभी हमें दिखाई जाती है इस इलाके में होने वाली वारदातें, जहाँ पर न्यूज में एक के बाद एक गाड़ी की लापता होने की खबर छपी थी। कहानी के दौरान हम इसी जंगल के रास्ते पर एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं, जो क्रिस नाम का इंसान चला रहा था। असल में क्रिस अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। इस सफर में क्रिस आगे जाकर ट्रैफिक में फंस जाता है। काफी देर वही गुजारने पर क्रिस गाड़ी से उतरकर एक ट्रक के पास आकर उस ट्रक ड्राइवर को ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है, जहाँ पर ड्राइवर कहता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, इसी के चलते शायद काफी घंटे यही बिताने पड़ सकते हैं। इस बात को सुनकर क्रिस परेशान होकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपनी गाड़ी घुमा लेता है। क्रिस अपने लेट होने की खबर उस कंपनी को देता है जहां वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला था। तभी जंगल वाला इलाका होने की वजह से उसके फोन का नेटवर्क भी चले जाता है और फोन कट जाता है। तभी उसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो फोन की तलाश में उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक काफी लावारिस गाड़ियां खड़ी दिखती है। आखिरकार वो अब गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर स्टेशन के ओनर पर पड़ती है। क्रिस वहां से कंपनी को फोन मिलाने की कोशिश करता है, पर फोन डेड होने की वजह से फोन लग नहीं पाता। क्रिस गैस स्टेशन के ओनर से शहर जाने का कोई दूसरा रास्ता पूछता है, पर वो स्टेशन का ओनर उसकी बातों को इग्नोर करता है। तभी उसकी नजर वहां लगे एक नक्शे पर जाती है, जहाँ उसे शहर तक जाने का एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है और वो अपनी गाड़ी लेकर घने जंगलों से होता हुआ एक जगह आता है, जहाँ उसके सामने 2 रास्ते थे, जहाँ पर एक शॉर्टकट का बोर्ड भी लगा हुआ था। क्योंकि उसे शहर जल्दी पहुंचना था, तो वो अपनी गाड़ी शॉर्टकट वाले कच्चे रास्ते पर ले जाता है। आगे चलते उसकी नजर एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है, पर उस हिरन को देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। टकराने की आवाज सुनकर गाड़ी में आए कुछ दोस्त क्रिस से उसका हाल पूछते हैं। क्रिस उनसे माफी मांगता है और उन्हें उनकी नुकसान की भरपाई देने की बात करता है। क्रिस उनसे पूछता है कि आखिर आपने गाड़ी बीच सड़क पर क्यों खड़ी की है। उस पर फ्रांसिन उसे बताती है कि किसी ने रास्ते पर नुकीली तार बिछा रखी थी, जिससे हमारी गाड़ी का टायर फट गया। उन लोगों में से एक लड़की गैस स्टेशन पर जाने का कहती है, पर क्रिस उसे मना कर देता है। सभी लोग चलकर मदद के लिए जाने का फैसला करते हैं। अब एवन और फ्रांसिन गाड़ियों की देखरेख करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। यहाँ पर चलते चलते इन लोगों को एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अभी अभी इसे मारकर फेंका हो। कुछ दूर जाकर इन्हें गाड़ियों के जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर क्रिस को खतरे का एहसास होता है, पर वो सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है। सीन यहीं पर कट होता है और हम एवन और फ्रांसिन को देखते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। एवन तभी उतरकर वहां देखने चला जाता है। काफी देर हो जाती है और फ्रांसिन को एवन की चिंता होने लगती है। तभी फ्रांसिन कार से उतरकर एवन को ढूंढने चली जाती है। चलते चलते उसकी नजर एवन के जूते पर पड़ती है और आगे जाने पर फ्रांसिन को एवन का कटा हुआ कान मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। तभी कोई पीछे से आकर उसके जबड़े में नुकीली तार फंसाकर उसे वैसे ही उठा लेता है और बहुत बुरी तरह मार देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि इस जंगल
जंगल में आदमखोर लोग इनका शिकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो 4 लोग चलते चलते एक घर की तरफ आते हैं। क्रिस वहाँ पर पड़ी काफी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है, पर क्रिस उसे इग्नोर करके मदद के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। तब उन्हें पता लगता है कि घर में कोई नहीं है। वो लोग कॉल करने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। तभी उसकी नजर खानों की प्लेट्स पर जाती है और उस जगह को देखकर लग रहा था कि काफी दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। तभी उनकी नजर बहुत सारी गाड़ियों की चाबियों पर भी पड़ती है। दूसरी तरफ क्रिस कुछ खाने की तलाश में फ्रिज खोलता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि उस फ्रिज में इंसानी कटे हुए अंग रखे हुए थे। वो लोग उसी नुकीली तार को वहाँ पड़ा हुआ देखते हैं जिसने उनकी गाड़ी के टायर को फाड़ा था। सभी डर कर भाग रहे थे। तभी क्रिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ पर एक गाड़ी उनकी गाड़ी लेकर वहाँ आ रही थी। बाहर निकलने के लिए सब पीछे के दरवाजे से भागने का सोचते हैं, पर दरवाजा बंद होने के कारण वो लोग वहीं पर छिपने का फैसला करते हैं। तभी हम उस आदमखोर को अंदर आते हुए देखते हैं, जो फ्रांसिन की लाश को जमीन पर फेंकता है। फ्रांसिन की लाश को देखकर छुपे हुए क्रिस और जैसी काफी डर जाते हैं। यहाँ पर हम पहली बार उस आदमखोरों को देखते हैं जो काफी डरावने थे। वो फ्रांसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और उसकी लाश को काटना शुरू करते हैं, जिसे देखकर कैरली और स्कॉट भी डर जाते हैं। कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश का काम तमाम करने के बाद गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच उन आदमखोरों में से एक आदमखोर जाग जाता है और उन्हें भागते हुए देख लेता है। सभी ऊपर जंगल में भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो आदमखोर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ क्रिस और उसके दोस्तों को ढूंढने पहुंच जाते हैं। क्रिस उन आदमखोरों की गाड़ी चुराने का सोचता है और उन आदमखोरों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि जैसी और कैरली उनकी गाड़ी चुरा सके, पर उन आदमखोरों में से एक क्रिस के पैर पर गोली मार देता है। दूसरी तरफ स्कॉट भी उनका ध्यान भटकाने के लिए जंगल में भागता है। जैसी कैरली और क्रिस तीनों उनका ट्रक चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने पर ऊपर ढलान से वो स्कॉट को आता देख ट्रक रोक देते हैं, पर पीछे से तीर आकर उसे लगने की वजह से स्कॉट वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर कैरली रोने लगती है। तीनों वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, पर कुछ दूर जाने पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और वो ट्रक को वहीं छोड़कर पैदल ही जंगल से सड़क की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें चलते चलते दिन से शाम हो जाती है और वो तीनों आदमखोर उनके शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तीनों काफी थक जाते हैं और कुछ दूर रुककर आराम करने का सोचते हैं। तभी कैरली ऊपर की तरफ इशारा करती है। पलटने पर उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाने पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, जिससे वो सारे उदास हो जाते हैं। तभी जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस की पट्टी करती है। यहाँ कैरली को एक रेडियो मिलता है, जिसे ऑन करके वो लोग मदद मांगते हैं, पर सामने से उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो नीचे देखता है। क्रिस देखता है कि वो तीनों आदमखोर वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं, इसलिए क्रिस वहाँ पर पड़े सामान को ऊपर आने वाले दरवाजे पर रख देता है ताकि वो लोग ऊपर ना आ सके। रेडियो पर सामने से जवाब आने पर कैरली अपना लोकेशन बताती है। तभी एक आदमखोर रेडियो की वायर को जोर से खींचता है और वॉच टावर को नीचे से आग लगा देता है। खुद को जलता देख कैरली एक बक्से की मदद से खिड़की की कांच तोड़ देती है और तीनों वहाँ से नीचे कूद जाते हैं, पर वो तीनों आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं। जिस पेड़ पर कैरली थी वहाँ पर पीछे से एक आदमखोर आकर अपनी कुल्हाड़ी को कैरली के जबड़े में मारकर उसे मार देता है। यहाँ पर सुबह होती है और क्रिस की आंख खुलती है। तभी क्रिस को पीछे के सड़क पर पुलिस की गाड़ी नजर आती है। क्रिस भागते हुए जाकर पुलिस की गाड़ी को रोकता है। जैसे ही वो पुलिस वाला उसकी मदद के लिए गाड़ी से उतरता है, तभी एक तीर आकर उस पुलिस वाले के आंख से आर पार हो जाता है। अब वो क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाता है। पर जैसे ही वो आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सीन कट होकर हम उस आदमखोरों के घर को देखते हैं, जहाँ पर वन आई नाम के एक आदमखोर ने जैसी को बांध कर रखा था। जैसे ही वन आई जैसी को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ पर क्रिस कार लेकर आ जाता है और वन आई को कुचलकर मार देता है। उसी समय एक और आदमखोर वहाँ आ जाता है, जिसे क्रिस चाकू मारकर जख्मी कर देता है और जैसी को खोलने लगता है। तभी पीछे से वो आदमखोर आकर क्रिस पर हमला कर देता है। सही समय पर जैसी पीछे से एक तीर को उस आदमखोर के सर में मार देती है और क्रिस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर आने पर क्रिस की नजर पुलिस के कार में रखे फ्यूल बॉक्स पर जाती है, जिसे वो निशाना बनाता है और पूरे घर को उड़ा देता है। जिसके बाद जैसी और क्रिस ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और गैस स्टेशन आते हैं। उस ट्रक को आता देख स्टेशन मालिक डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस ट्रक से उतरकर उस मैप को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है और यहीं पर हमारे मूवी के फर्स्ट पार्ट
पार्ट का एंड होता है। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। इस मूवी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन जल्दी आपके लिए लेके आओगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।